तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन। तो आज हम आपके इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें की थी, आपने वीडियो को देख लिया होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने सूचना के सुशासन को समझा था, हमने ई गवर्नेंस को समझा था, यानी कि ई गवर्नेंस को ई शासन भी कहते हैं, ठीक है। हमने एक अच्छे गवर्नेंस को समझा था, ई गवर्नेंस को समझ लिया था। लेकिन आज हमारा जो पहला टॉपिक है इस वीडियो का वो है भारत में ई गवर्नेंस का विकास। मतलब कि भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ, यहाँ पर हमें थोड़ा इसके बारे में समझना है। ई गवर्नेंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो हल्का सा मैं समझाऊंगा। पहले लेक्चर में आपने इसे डिटेल में कवर किया था। ई गवर्नेंस का सिंपल सा अर्थ है जब सरकार अपने शासन में, अपने कामकाज में कंप्यूटर का प्रयोग करे, इंटरनेट का प्रयोग करे, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए जब सरकार अपना कामकाज चलाती है तो इसको नॉर्मली हम ई गवर्नेंस कहते हैं। अब भारत में ई गवर्नेंस को विकास को समझते हैं। भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत 1970 के बाद से मानी जाती है, जिसमें शुरुआत में योजना, आर्थिक निगरानी और प्रतिरक्षा के क्षेत्रों के साथ साथ जनगणना, चुनावों, टैक्स प्रशासन आदि से जुड़े आंकड़ों का प्रबंधन के लिए सूचना और संचार टेक्नोलॉजी को संचालित करने के लिए हुआ था। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हम देखते हैं जो ई गवर्नेंस यानी कि टेक्नोलॉजी का जब प्रयोग किया गया भारतीय सरकार के द्वारा अपने कामकाज को करने के लिए, तो वो 1970 के बाद ही किया गया। अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले तो अमेरिका में होता है ई गवर्नेंस का प्रयोग, लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 1970 के बाद से ही ई गवर्नेंस का प्रयोग किया गया। किन किन क्षेत्रों में भारतीय सरकार ने ई गवर्नेंस का प्रयोग किया, तो जो प्रतिरक्षा का क्षेत्र था, जो सुरक्षा का जो क्षेत्र था, मतलब अपने देश की सुरक्षा करना, सीमा की सुरक्षा करना, निगरानी रखना, इसके अलावा जनगणना से संबंधित आंकड़े आंकड़े हो गए, या चुनावों या टैक्स से संबंधित कुछ प्रशासन वगैरह था, तो उसके जो आंकड़े थे, जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे, उनके लिए सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। देखो, प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, इतना आप समझना। इसके अलावा 1970 के दशक के उपरांत 1980 के दशक में इसका प्रयोग राज्यव्यापी क्षेत्र में भी होने लगा, जिसमें राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क की रचना सभी जिलों और स्थानीय क्षेत्र संचार टेक्नोलॉजी से नेटवर्क से जोड़ा गया। तत्पश्चात 1990 के दशक की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारें सरकारें इस प्रणाली को अपनाने लगी, जिसमें अधिकतर सरकारें एवं राज्य संचार टेक्नोलॉजी प्रणाली को अपना रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, देखो भारत में 1970 के बाद से भारतीय जो केंद्रीय सरकार थी उसके प्रशासन में थोड़ा थोड़ा ई गवर्नेंस का प्रयोग होने लगा। स्पेशली जो प्रतिरक्षा का जो क्षेत्र था, सिक्योरिटी का जो क्षेत्र था, उसमें जनगणना, चुनावों से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें टेक्नोलॉजी का यानी कि ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाने लगा। इसके साथ ही फिर 1970 के बाद हम देखते हैं 1980 का जो दशक चलता है, 1980 के बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बाद हम देखते हैं जो राज्य होते हैं अलग अलग देश के अंदर, वो भी अब अपने गवर्नेंस में, अपने शासन में ई गवर्नेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, संचार टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे कि जो टेलीफोन का जो नेटवर्क एरिया था उसको बढ़ा देना, सूचनाओं का जो आदान प्रदान किया जाना था उसके लिए जो टेक्नोलॉजी था उसको बढ़ाया गया। तो ये सारी चीज़ें की गई। इसके अलावा 1990 के दशक के बाद से इसमें काफ़ी तेज़ी आई और आज भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ई गवर्नेंस का प्रयोग। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक संवाद को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का एक सब्जेक्ट आपने शायद पढ़ा हो अपने कॉलेज, मतलब सॉरी, अपने स्कूल लाइफ में आपने शायद आईटी का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अधिनियम 2000 लागू किया अधिनियम 2000 लागू किया, जिसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को वैधता प्रदान की गई तथा अनेकों राज्य सरकारों सरकारों द्वारा भी इस प्रकार के कानूनों और तंत्रों का विकास किया गया। भारत में ई गवर्नेंस के विकास को निम्न चरणों में देखा जा सकता है। देखो, अब आगे अगर हम बात करें तो भारत में ई गवर्नेंस के विकास को हम देखते हैं कि 1990 के दशक के बाद इसमें तेजी आती है। इसके साथ ही 2000 हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संवाद के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बातचीत करने के लिए, इसके लिए दो एक अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया था। मतलब टेक्नोलॉजी में जो संचार का माध्यम था, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ अब अधिनियम भी बनाए जाने लगे। देखो, पहले ऐसा कोई चीज थी नहीं, पहले ई गवर्नेंस जैसा जैसा कोई शासन हुआ नहीं करता था, इसलिए इसके ऊपर पहले कोई कानून नहीं थे। जैसे कि आज अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप को लेकर, यानी कि जो सोशल मीडिया वगैरह है, उसको लेकर उसको लेकर आज हम कानून देखते हैं। आज हम नए नए कानूनों की बात करते हैं कि अब हमें जो सोशल मीडिया है उसके लिए कानून लाने हैं, यूट्यूब के लिए अलग कानून है, गूगल के लिए अलग कानून है। मतलब क्या है, अब अलग अलग जो देश हैं वो कानून बना रहे हैं इन चीज़ों के लिए जो पहले नहीं थी। ठीक है, तो अब भारत में भी 2000 में हम देखते हैं कि अधिनियम पारित किया गया इससे संबंधित। इसके साथ ही अगर हमें भारत में ई गवर्नेंस के, जो भारतीय प्रशासन में टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है, अगर हमें उसको देखना है तो निम्न चरणों में हम इसको समझ सकते हैं। भारत में ई गवर्नेंस के विकास को हम निम्न चरणों में काफ़ी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे पहला चरण दिया गया है कंप्यूटरीकरण। इस चरण में पीसी की उपलब्धता सरकारी कार्यालयों में कराई जाती है और उससे संबंधित आवश्यक सामग्री से सरकारी कार्यालयों को सुसज्जित किया जाता है। इसमें कंप्यूटरों का प्रयोग सरकारी दस्तावेजों, फाइलों, आंकड़ों और सूचनाओं का अंकीकरण व कंप्यूटरीकरण किया जाता है और सार्वजनिक सूचना प्रबंधन पर बल दिया जाता है। देखो, पहला जो चरण है वो है कंप्यूटरीकरण। अब पहले चरण में भारत में क्या हुआ कि जो सरकारी कार्यालय थे, जो सरकारी ऑफिस थे, वहां पर कंप्यूटर प्रोवाइड किए गए। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब जो पूरा कंप्यूटर का एक सेट नहीं होता, तो पूरा का पूरा कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया। क्योंकि ताकि अगर अगर मतलब जो सरकारी ऑफिस होंगे वहाँ पे कंप्यूटर होगा तभी तो सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकेगा। इसलिए पहले चरण में कंप्यूटरीकरण किया गया। सरकारी ऑफिसों का, जो सरकारी दफ्तर थे, वहाँ पर कंप्यूटर रखे गए ताकि सरकारी दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जा सके। इसके अलावा एक चरण है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इस चरण में सरकारी संगठनों को आपस में जोड़ा जाता है। नेटवर्किंग के द्वारा उनके बीच सूचनाओं और आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है। तो देखो दोस्तों, नेटवर्किंग, जैसे आप नेटवर्किंग की बात करें, जैसे कि वाईफाई हो गया, एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क हो जाता है। जैसे कि आप देखो, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, एक पूरा एक दायरा हो जाता है कि यहाँ यहाँ तक पूरा एक नेटवर्क फैल गया। तो ऐसे नेटवर्किंग के द्वारा सरकारी संगठनों को जोड़ा गया ताकि वो आपस में आदान प्रदान कर सकें सूचनाओं का। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति, इसमें सरकारी इसमें सरकारी विभागों एवं संगठनों द्वारा वेब पेज एवं वेबसाइट बनाए जाते हैं और इंटरनेट के संपर्क के माध्यम से अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। ऑनलाइन उपस्थिति का मतलब है कि अब इंटरनेट का प्रयोग किया गया। इंटरनेट के माध्यम से सरकारी जो संगठन थे उनको जोड़ा गया। जो अलग अलग सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जैसे कि एक वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट हो गया, एक फॉरेन विभाग हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, तो अलग अलग विभागों को आपस में इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया। इसके बाद आता है जो है ऑनलाइन परस्पर संपर्क। ऑनलाइन उपस्थिति का स्वाभाविक परिणाम सरकारी संगठनों और नागरिकों के बीच खुला संप्रेषण होता है। इसमें खुले रूप से संवाद, ई वोटिंग, ई डेमोक्रेसी, ऑनलाइन टेंडर, ऑनलाइन पब्लिक फोरम, ऑनलाइन सर्वे एक्सेट्रा समाहित होते हैं। देखिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये जो स्टेप्स हैं ये थोड़ा सा अलग तरीके से बात करें, लेकिन हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना दोस्तों, तो इसको आप अरेंज कीजिए थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यालयों में सरकारी सेवाएं या सरकारी जो कंप्यूटर थे, मतलब सरकारी जो ऑफिस थे वहां पर कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कराए गए लिखिए आप, ठीक है। यहाँ पे ये चरणों को स्पष्ट किया गया, लेकिन आप जब अपनी आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे आप लिखो कराए गए। तो यहाँ पे आप समझो, भारत में जो ई गवर्नेंस का विकास है ना, अभी मैं पांचवा वाला चरण भी समझाऊंगा, जो चौथा या पांचवा चरण है उसको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप समझो भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ, इसको आपको कुछ स्टेप्स हैं इसमें समझाया गया है। पहला स्टेप है कि भारत में जो सरकारी कार्यालय थे उसमें क्या था, उसमें पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड कराए गए, ठीक है, उसमें कंप्यूटर दिए गए ताकि कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। दूसरा चरण था नेटवर्किंग। कुछ सरकारी
ऑफिसों को आपस में जोड़ा गया नेटवर्किंग के द्वारा। देखो, आपने एक ऐसे टेलीफोन का नाम सुना होगा जो सिर्फ जिसका नेटवर्क तय होता था, जैसे कि एक दुकान के लिए एक टेलीफोन है और एक घर के लिए टेलीफोन है, तो ये वाला टेलीफोन सिर्फ घर को ही कांटेक्ट कर सकता था। तो ये क्या था, नेटवर्किंग था। तो ऐसे ही सरकारी ऑफिसों को जोड़ा गया था। इसके बाद आता है ऑनलाइन उपस्थिति। ऑनलाइन उपस्थिति में क्या हुआ, इंटरनेट आ गया। सिंपल सी बात है, इंटरनेट आया और इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट वगैरह बनाई गई और आपस में सरकारी विभागों ने संपर्क स्थापित किया। लेकिन इसके कारण, इस थर्ड स्टेप के कारण चौथा स्टेप भी सामने आया। और इससे क्या हुआ, अब इससे जितने भी सरकारी ऑफिस थे, कार्यालय थे, वो आपस में जुड़ गए पूरी तरह। लेकिन साथ में जो जनता थी, जो नागरिक थे, उनके साथ सरकारी संगठनों का संपर्क हो गया। जो सरकारी विभाग थे उनका संपर्क अब जनता के साथ, जो नागरिक हैं उनके साथ भी हो गया। इसीलिए हम सुनते हैं, ई वोटिंग का नाम सुनते हैं, ई डेमोक्रेसी, ऑनलाइन टेंडर वगैरह हम देखते हैं, ऑनलाइन पब्लिक फोरम है बहुत सारे, ऑनलाइन सर्वे होते हैं कई सारे। तो ये सारी चीज़ें थी और इससे भारत में ई गवर्नेंस का विकास हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो हल्का हल्का आपको आया होगा, कम से कम हल्का हल्का समझ में आया होगा, उतना ही बहुत है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप उसी में लग जाएं और आगे की बात ना समझें। अब हम आगे बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस, ई शासन की विशेषताओं की। देखो, अगर आपको ई शासन का मतलब अब भी नहीं समझ में आया ना, इसे आप ई शासन की जगह ई गवर्नेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। आप गवर्नेंस भी कह सकते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर ई शासन लिखा है मैंने। हिंदी में वैसे ई शासन होता है, बाकी ई गवर्नेंस भी हिंदी में लिख रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ई गवर्नेंस की विशेषताओं की। देखो, ई गवर्नेंस की पहली विशेषता है, इसमें प्रशासनिक नेतृत्व प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाता है। मतलब यह है, सिंपल है, जो प्रशासन होता है वो और जो टेक्नोलॉजी होती है वो दोनों एक हो जाते हैं यहाँ पर। ई शासन या ई गवर्नेंस का मतलब यही है कि प्रशासन, यानी कि जो शासन वगैरह करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो, और टेक्नोलॉजी आपस में मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रशासन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शासन करता है। इसके अलावा दूसरी विशेषता है, इसकी एक बड़ी विशेषता है, फेमस विशेषता है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है ई शासन की अवधारणा मूलतः स्मार्ट सरकार, स्मार्ट गवर्नमेंट की मान्यता को पोषित करती है, जिसका अर्थ है, एस का मतलब है स्मॉल, एम का मतलब है मोरल, ए का मतलब है अकाउंटेबल, आर का मतलब है रिलायबल, मतलब जनता के प्रशासन के प्रति उत्पन्न विश्वास उत्पन्न करना, और टी का मतलब है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, यानी कि सरकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यों तथा सेवाओं में पारदर्शिता लाना। अब इसे आप समझिए क्या है यहाँ पर। ये देखो, जो ई शासन है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है स्मार्ट गवर्नमेंट। ई शासन को स्मार्ट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जो ई गवर्नमेंट, ई ई शासन है या ई गवर्नेंस है, वो एक स्मार्ट गवर्नमेंट कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ई शासन के तहत क्या होता है, जो सरकार का जो नौकरशाही तंत्र होता है, जो प्रशासनिक तंत्र होता है ना सरकार का, वो छोटा हो जाता है, उसको कम किया जाता है। इसके अलावा प्रशासन जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें नैतिकता स्थापित होती है। प्रशासन का मतलब आप नहीं समझ रहे ना, कोई बात नहीं, आपको आगे समझ में आएगा। आगे का अगर आप सब्जेक्ट लेंगे ना, आगे के सेमेस्टर में आ जाएगा समझ में। यहाँ बस इतना समझो आप कि प्रशासन में नैतिकता स्थापित की जाती है। प्रशासन मतलब बिल्कुल ही नहीं आता तो मैं बता दूं कि जो आप पुलिस वगैरह देखते हो, ये जो आप डीएम, एसडीएम, ये जो जिला कलेक्टर वगैरह देखते हो, ये सब पूरा प्रशासन में आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्रशासन में, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने इतना बताया। तो प्रशासन में मोरल वैल्यूज आती है। मोरल वैल्यूज मतलब होती हैं अच्छी भावनाएं, एक दया की भावना, एक नैतिकता की भावना। इसके अलावा ए का मतलब यहाँ पर अकाउंटेबल होना, मतलब जवाबदेह, जो जनता है उसके प्रति जवाबदेह होना। इसके अलावा जनता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, और फिर ट्रांसपेरेंसी था, मतलब कि पारदर्शिता लाना। सिंपल बात में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो ई शासन है वो एक स्मार्ट गवर्नमेंट कहलाता है, एक स्मार्ट सरकार कहलाता है। ऐसा इसलिए कि ई शासन के द्वारा जो सरकार में जो भीड़ हो जाती है, बहुत जाती, जो नौकरशाही का जो तंत्र होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो भीड़ हो जाती है उसको कम करता है। कम अधिकारियों की नियुक्ति पर ये बल देता है, ताकि कम लोग अच्छे से काम कर सकें। मतलब कि कम लोग भी काम कर सकते हैं ई शासन के द्वारा। इसके अलावा ये एक नैतिकता की भावना को जोड़ता है ई शासन। इसके अलावा ई शासन जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको जवाबदेह बनाता है। जो जनता होती है वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है और उनको जवाब देना पड़ता है।
इसके साथ ही जो ई शासन है वो प्रशासन पर बल देता है कि प्रशासन जनता को विश्वास दिलाए कि उनका जो काम है वो बिल्कुल सही है। और ई प्रशासन के द्वारा ट्रांसपेरेंसी आती है, मतलब पारदर्शिता आती है। पारदर्शिता का मतलब होता है कि कहीं भी कोई झोल नहीं हुआ है, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो साफ साफ दिखाई देती हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ये आसानी से पकड़ा जा सकता है ई शासन के अंतर्गत, ठीक है, ई गवर्नमेंट के अंतर्गत, गवर्नेंस के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एस या जो ये स्मार्ट सरकार का जो मतलब मैंने आपको समझाया, कहीं कहीं पे एस का मतलब यहाँ पर सिंपल भी होता है और कहीं कहीं पर आर का मतलब रिस्पॉन्सिव भी होता है। मतलब रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्स करना, जवाबदेही होना होता है, जिम्मेदार होना ये होता है। और सिंपल मतलब साधारण होना ये भी होता है। तो कहीं कहीं पे जो स्मार्ट सरकार है उसमें एस का मतलब ये भी डाल देते हैं, आर का मतलब ये भी डाल देते हैं, लेकिन आप ये लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक आपने दो विशेषताएं समझ ली ई शासन की। एक है कि इन दोनों चीज़ों का एकीकरण हो जाता है और दूसरा है कि इसे स्मार्ट सरकार भी कहते हैं। स्मार्ट सरकार का मतलब मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा इसकी पांचवी विशेषता है, एक अगली विशेषता है यहाँ पर। पांचवी कैसे हो सकती है, तीसरी विशेषता होगी। थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन कर लेना दोस्तों, गलती हो गई यहाँ पे। प्रशासनिक कार्य, दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑडियो बता सकते हैं कि ऑडियो ठीक है कि नहीं। एक्चुअली थोड़ा सा इन्वायरमेंट मतलब ख़राब रहता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ऑडियो में सजेशन दे सकते हैं कि ऑडियो आपको कहीं ख़राब तो नहीं लग रही ज़्यादा। वैसे ख़राब हो सकती है लेकिन ज़्यादा ख़राब तो नहीं लग रही ना आपको, मतलब समझ तो आ रहा है ना सब कुछ। प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके थोड़ा बता दें। इसके अलावा यहाँ पर इसकी एक विशेषता, यहाँ पे ये कट कर लो 4-5, यहाँ पे इसकी विशेषता है प्रशासनिक कार्यों। प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार लाना ई शासन का केंद्रीय चिंतन है। नागरिकों को सूचित करना, नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना तथा सरकार में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यह सुशासन की स्थापना का एक मार्ग या पद्धति है। देखो दोस्तों, जो ई शासन है, ये जो ई गवर्नेंस है, इसका जो मेन जो इसका विचार है वो ये है कि ये नागरिकों तक सूचना पहुंचाने का काम करता है। ई गवर्नेंस चाहता है कि नागरिकों का प्रतिनिधित्व बढ़े, सरकार में नागरिकों की सहभागिता बढ़े। सिंपल सी बात है, ये नागरिकों के हित के लिए है ई शासन। देखो कोई भी दिक्कत होती है, अगर हमें आज कोई भी दिक्कत है तो हम सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनसे हम कुछ भी ऑनलाइन पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ई शासन से हम लोग काफ़ी सशक्त होते हैं। और आप खुद सोचो, जब चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो ऑनलाइन का मतलब हमारे पास रिकॉर्ड है, सबूत है, हर चीज़ है ना। खुद सोचिए, एक कागज़ पर अगर कोई चीज़ लिख दी जाती है तो वो कागज़ तो फाड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब वो ऑनलाइन हो जाती है तो वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो सबूत बन जाता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, एक सहायक चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी एक विशेषता ये है कि जो ई शासन है या ये ई गवर्नेंस है, ये सुशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। ये सुशासन के लिए आवश्यक आवश्यक है। जैसे कि अभी हमने गुड गवर्नेंस पढ़ा था ना, तो गुड गवर्नेंस में आपको ई प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना ई प्रशासन के गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता, पारदर्शिता नहीं आएगी। तो यहाँ तक हमने इसको समझा। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के लाभ को। जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम काफ़ी आराम से समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको विशेषताएं समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके लाभ की, क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है इसका। देखिए दोस्तों, सूचना तकनीकी ने सरकार की नीतियों और योजनाओं को सभी के लिए और सभी तक पहुंचा दिया है, अर्थात सूचना तक आज सभी की पहुंच समान हो गई है। अब एक फ़ायदा ये है कि सूचना तकनीक या जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत हमने सूचना तकनीक का प्रयोग किया है, इससे क्या हुआ है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो नागरिक हैं उन उन तक सूचना बहुत आसानी से पहुंच रही है। आज आप खुद सोचिए, सरकार कुछ भी ऑनलाइन कह देती है, मतलब कुछ भी कह देती है ऑनलाइन, और ऑनलाइन सबके मोबाइल में वो चीज़ चली जाती है। सरकार को कोई मैसेज भी देना है तो ऑनलाइन तरीके से सरकार मतलब सभी को एक बार में सूचना दे सकती है। जैसे कि आपने कोविड कोविड के टाइम पर देखा, कोविड के टाइम पर आपने फ़ोन जब आप करते होगे किसी को, तो एक व्यक्ति था जैसे कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ हो गई, या कई कई बार किसी की महिला की आवाज़ हमें सुनाई देती थी, जो हमें गाइड करते थे कि सावधानी बरतें, ये है वो है, जो भी है। तो मतलब वो हमें कोविड के बारे में जानकारी देते थे, बट वो कैसे दे रहे हैं, सरकार के ही थ्रू। सरकार चाह रही है कि सभी को ऐसे जागरूक किया जाए, तो वो जागरूकता आसानी से फैल रही है।
इसके अलावा सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो सरकार इस तरीके का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। कई बार चुनाव वगैरह होते हैं तो सभी के मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है कि इस तारीख को चुनाव है, प्लीज़ सहभाग मतलब उसके भागीदार बनिए, अपना वोट दीजिए। तो ये क्या है? एक मतलब ई गवर्नेंस के थ्रू सूचना तकनीकी का प्रयोग करते हुए एक बड़ी जनता तक सूचनाओं का प्रसार हो रहा है, संभव हुआ है। तो ये इसका एक प्रॉफिट है, एक लाभ है, एडवांटेजेस है ये। ई गवर्नेंस ने ना केवल नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धि सुनिश्चित की है, अपितु अमीर और गरीब, शहरी व ग्रामीण के अंतर को भी संकुचित कर दिया। अब देखो, इसने ना केवल एक अच्छी क्वालिटी में सेवाएं दी हैं, बल्कि जो कुछ अंतर होता है अमीर और गरीब का, उसको भी मिटाने का प्रयास किया है। देखो, कई बार कई चीजें जो होती थी वो, या कई जो योजनाएं होती थी उनका लाभ सिर्फ अमीर लोगों को मिल पाता था, क्योंकि उनके पास रिसोर्स थे, उनके पास उनको जानकारी थी। लेकिन फिर भी अब सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत या ई गवर्नेंस के थ्रू, डिजिटल माध्यम के थ्रू कई सारी सेवाएं ग्रामीण इलाकों में आसानी से पहुंच रही हैं और वहां के लोग जागरूक हो रहे हैं अपनी सेवाओं के, अपनी योजनाओं के बारे में, तो उसका वो लाभ उठा पा रहे हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन की पहुंच सुदूर क्षेत्रों तक हो चुकी है, जिसका लाभ शासन और नागरिक दोनों को मिल रहा है। इससे शासन में सरलता, शासन में सबलता और क्षमताओं में वृद्धि हुई है। सिंपल है, ई गवर्नेंस का एक लाभ यही है कि बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में बहुत सारी जो प्रशासन की जो योजनाएं हैं वो आसानी से पहुंच पा रही हैं, और इससे शासन को भी लाभ है, यानी कि सरकार को भी लाभ है और नागरिक को, दोनों को ही लाभ है। और इससे काम में या प्रशासन करने में काफ़ी आसानी हो रही है, काफ़ी मजबूती आ रही है, काफ़ी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है। देखो, जितना ज़्यादा ई गवर्नेंस फैल रहा है उतनी ज़्यादा सरकार मजबूत हो रही है। ई गवर्नेंस के माध्यम से हम देखते हैं कि सरकार कितनी सारी चीज़ों को हैंडल कर पा रही है। ई गवर्नेंस के माध्यम से कई सारी योजनाएं आसानी से लोगों को समझा दी जाती हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को कई सारी योजनाओं के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है, तो दोनों को इससे फ़ायदा हो रहा है। जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो रही है, जो अधिकारी हैं उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है ई गवर्नेंस के माध्यम से। ई गवर्नेंस शासन की और अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाता है, जिससे शासन को नैतिकता की भावना से जोड़ा जा सकेगा। देखो, इसके अलावा ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को कहाँ, कैसे और कब जैसी सेवाओं की युक्तियां प्रदान की जा रही हैं, जिसका लाभ नागरिकों को मिल रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, पहले चीज़ें जब कागज़ पर होती थी तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था पता करना कि मेरा जो मेरी जो कंप्लेंट है वो कहाँ तक पहुंची। लेकिन अब डिजिटली माध्यम से सारी चीज़ें पूरी होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुंची है, किस डिपार्टमेंट में अभी आपकी कंप्लेंट गई है, कुछ भी चीज़ें आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसके साथ ही पहले कई बार मामले को रफा दफा कर दिया जाता था, लेकिन अब ई गवर्नेंस के थ्रू हम देखते हैं जब सरकार हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करती है कि हम कुछ भी सरकार से पूछ सकें या कुछ भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो हम कई सारी जो मतलब डेटा हैं उसको हम देखते हैं कि मतलब हमने जो भी चीज़ें की हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए, जो भी चीज़ें की, उसका हमें एक सही फीडबैक या जवाब मिलता है। जैसे कि अभी मान लो आपने एक कंप्लेंट की, ऑनलाइन कंप्लेंट, ठीक है। अब ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद आपको आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी कंप्लेंट कहाँ है, कब तक आपकी कंप्लेंट आगे जाएगी, कहाँ रहेगी, मतलब आपकी कंप्लेंट का क्या औचित्य है, कहाँ तक ये सही है, जो भी कार्यवाही है आपको ऑनलाइन तरीके से पता चलती रहेगी। इस कहने का मतलब है कि इस ये जो ई गवर्नेंस है, इससे जो अधिकारी होते हैं वो जवाबदेह बनते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो चुप रह जाएंगे, कुछ कहेंगे ही नहीं। हाँ ना, कुछ भी उन्हें करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मान लो, जैसे कि अभी मैं एक बैंक में मैंने कंप्लेंट कर दी थी, स्टेट बैंक में ही कुछ इशू आ रहा था तो मैंने कंप्लेंट की थी एक। तो अब उस कंप्लेंट की रिगार्डिंग मुझे सारी सूचनाएं मिल रही थी कि मेरी कंप्लेंट कब तक, मतलब कहाँ पे पहुंची है, कैसे क्या है, कितने दिन का उनको टाइम दिया गया है जवाब देने का, तो सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें जवाब देना कंपलसरी था। इसके अलावा आप कुछ भी चीज़ आप यूज़ करो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यूज़ करो सरकार से बात करने का, या सरकार कुछ भी करती है। आपने मान लो बिजली का बिल भर दिया, ऑनलाइन आपने बिजली का बिल भरा है। अगर मान लो आपने कागज़ के ऊपर बिजली का बिल भरा होता, आपने डायरेक्टली आप वहाँ पैसा दे के आ गए अधिकारी को और उसने कागज़ में हर चीज़ कर दिया, और मान लो वो कागज़ खो गया, तो क्या होगा? तो आप ही गलत माने जाओगे, वो तो कह देगा कि भाई आपने बिल नहीं भरा। तो आप क्या कर सकते हो? कार्रवाई होगी, आगे बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन फिर भी एट लास्ट
मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आप हार जाओगे केस, क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि आप एग्जैक्ट बता सको कि मैंने भाई भरा है बिल। लेकिन आपने डिजिटली माध्यम का यूज़ किया, आपने डिजिटली भर दिया। अगर आपने डिजिटली आज के टाइम पे नहीं भी भरा तब भी आप ऑफिस में गए, आपने वहाँ पे मतलब सब कुछ किया और आपको एक डिजिटली एक स्लिप दी गई, और वो स्लिप अगर आपसे खो भी जाती तब भी वहाँ पर उनके डिपार्टमेंट में सेव होगी, है ना, क्योंकि वो डिजिटली माध्यम से आया है, तो रिकॉर्ड्स हैं। तो यही फायदा है ई गवर्नेंस का, आप प्रूफ कर सकते हो कि भाई मैंने इस दिन भरा है बिल, ये रहा प्रूफ। अगर आपके पास वो नहीं भी है तब भी अगर बहुत गहराई में केस जाएगा तो प्रूफ निकाले जाएंगे, डिजिटली माध्यम में सारी चीज़ें सेव रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सारे लाभ हैं। क्यों, क्या, कैसे, सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। तो ये लाभ थे ई गवर्नेंस के। अभी और भी एक लाभ है, जैसे कि ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी, कर चोरी और पर रोक लगी है, वहीं राजस्व में वृद्धि, लागत में कमी आई है, अर्थात शासन में पारदर्शिता और खुलापन आने से वास्तव में सुशासन को स्थापित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम ई गवर्नेंस का एक फायदा ये भी देखते हैं कि ई गवर्नेंस के द्वारा भ्रष्टाचार वगैरह में कमी लाई जा सकती है। यहाँ पर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, बट लेकिन हमें यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ पे सिर्फ लाभ समझ रहे हैं। तो लाभ का मतलब ये सारे लाभ हैं, चाहे आप नीतियों को फॉलो करें ना करें, लेकिन फिर भी ई गवर्नेंस का ये लाभ पक्का है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार को पूरी तरह कम किया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे कि अभी बात हो रही है फेसलेस केस सॉल्व करना। फेसलेस मतलब क्या है? कहने का मतलब है जैसे कि अभी इनकम टैक्स में ये विचार आ रहा है कि फेसलेस काम होंगे। जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है जिसने इनकम टैक्स सही से नहीं भरा, अब उसके ऊपर केस है, उसके ऊपर कर चोरी का आरोप लगाया गया है, उसके ऊपर आरोप लगा है कि अब उसको इतने इतने करोड़ रुपए का टैक्स देना है। ठीक है, डैश डैश जो भी करोड़ रुपए है उसको उसने इतने करोड़ रुपए का टैक्स देना है। लेकिन फिर भी अब वो कागज लेकर जाता है व्यक्ति के पास, अधिकारी के पास, तो उसको बैठने का मौका मिल जाता है अधिकारी के सामने। अब फेस टू फेस बातें होती हैं तो भाई जो व्यक्ति होता है वो सोचता है भाई अधिकारी कुछ लेकर, अब मेरे इतने सारे करोड़ों रुपए लग रहे हैं इनकम टैक्स में देने में, तो भाई कुछ लाख देकर ही काम हो जाए, कुछ तो बचेगा। तो व्यक्ति तो यही सोचेगा भाई, ये तो स्वाभाविक सी भावना पैदा हो चुकी है। और आज हम देख रहे हैं ये सारी भावना तो भाई पैदा है इंसान में है। तो फेस टू फेस में ज़्यादातर चीज़ें ये होंगी कि अधिकारियों को खुश करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें गिफ्ट गिफ्ट देने की कोशिश की जाएगी, ताकि उनका जो केस है वो रफा दफा हो जाए या कुछ कमी आए उसमें। तो ये चीज़ें होती है फेस से संबंधित। लेकिन जब ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो ई गवर्नेंस में हम टेक्नोलॉजी की यूज़ की बात करते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। अगर फेसलेस काम हो जाए, मतलब एक व्यक्ति को नहीं पता, एक अधिकारी को ये किस व्यक्ति का केस है, बस उसे केस को सॉल्व करना है, तो फेसलेस काम होने से क्या होगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। हालांकि वो बात अलग है कि इसको हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, हर चीज़ की कमियां भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, खुलापन आएगा और पारदर्शिता, जाहिर सी बात है हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ भी पूछ सकते हैं, काफ़ी सहायक होता है। तो ये सारी चीज़ें लाभ थी, हमने लाभों को समझ लिया, एडवांटेजेस को देख लिया। अब हम लिमिटेशंस को देख लेते हैं कि क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं ई गवर्नेंस की, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं ई गवर्नेंस में, इसको समझते हैं। ई साक्षरता का अभाव, भारत में साक्षरता दर का स्तर कम है और इसमें भी ई साक्षरता प्राप्त लोगों की जनसंख्या स्तर और भी कम है, जिसके कारण सरकारी सूचनाओं और योजनाओं का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता है। एक देखो देखो दोस्तों, अगर हम भारत की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ई गवर्नेंस की कमियों को अगर हम देखें, तो भारत की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ई गवर्नेंस की कमी एक ये है कि भारत की जो जनसंख्या है वो अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में वो नहीं घुसी है, उसे इतना ज़्यादा ई साक्षरता जो है उसका इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जो डिजिटलाइजेशन है अगर हम उसकी बात करें, तो भारत की अधिकांश जनता जो है वो ई साक्षरता से, मतलब उसे कुछ ज़्यादा ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के बारे में, डिजिटली माध्यम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ताकि वो सरकार से संपर्क कर सके और योजनाओं को समझ सकें। देखो दोस्तों, हम लोग शहर में रहते हैं, और यहाँ तक कि जो गाँव में भी शहर है, बहुत लोगों के गाँव भी शहर में होते हैं। तो वो अलग बात है कि उन लोगों को लगे कि गाँव के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं या उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी के बारे में, बट ऐसा नहीं है। ना सिर्फ गाँव की बात, मैं यहाँ पूरे देश में बात कर रहा हूँ कि आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्हें
टेक्नोलॉजी के बारे में, जो ई साक्षरता है उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, स्पेशली सरकार से बातचीत करने के लिए। सरकारी जो दस्तावेज वगैरह हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कैसे डाउनलोड करना है, उनसे कैसे कंप्लेंट करनी है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, इसके बारे में नहीं पता। जैसे कि आपको पता होगा कि आपको एक बात पता है कि महिलाओं के लिए संरक्षण के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अभी हम दिल्ली में ही बात करें तो जैसे कि महिला आयोग है महिलाओं के लिए। आप चाहें तो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। आप फ़ोन करके कंप्लेंट कर दो, ये भी एक ऑनलाइन कंप्लेंट हो गई। ठीक है, आप फ़ोन कर दो, आप बैठे बैठे किसी के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है किसी महिला के खिलाफ, तो कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है कि इस जगह पे ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस के तहत फिर एक ऑफिसर जाएगा और आपका जो भी काम है वो हो जाएगा। मतलब ये है कि जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह करी और वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है करने का, है तो बहुत सिंपल, लेकिन कितने लोगों को पता है, कितने लोग जानते हैं? कौन चाहेगा कि ऑनलाइन मैं पुलिस को इतना वो परेशान करूं? क्योंकि महिला आयोग पुलिस को कांटेक्ट करती है, फिर पुलिस जाती है उस एरिया में, देखती है कहाँ पर अत्याचार वगैरह हो रहा है। वैसे तो ये प्रोसेस आपके लिए हमारे लिए ऑनलाइन है, लेकिन बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, मैक्सिमम लोगों को। और ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा ये आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अच्छा है, एक सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कितना ज्ञान है? ज्ञान उतना नहीं है। हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं तो मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं। मेट्रो में जितने भी लोग आ रहे हैं ऑफिस वगैरह आने जाने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं मैक्सिमम। हम ज़मीनी स्तर पर की अगर हम बात करें तो भाई जनसंख्या के हिसाब से बात करो। अगर आप खुद देखो कि जो जनसंख्या है वो करोड़ों में है, वो अरब पार कर रही है, मतलब वो 100 लगभग 40 करोड़ के आसपास अब भारत की जनसंख्या है। तो इस जनसंख्या में अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है कि किस तरह से ई गवर्नेंस के थ्रू हम भारत सरकार के साथ कांटेक्ट करें, सरकारी सूचनाओं को प्राप्त करें। ये प्रॉब्लम है। ई गवर्नेंस के मूलभूत साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन आईसीटी से जुड़ा हुआ है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका मतलब सिंपल सा ये समझो कि बातचीत करने के लिए जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, जो इंटरनेट वगैरह है, टेलीफोन वगैरह, ये सब आ जाता है इसमें। भारत में आईसीटी की पर्याप्त और आधारभूत संरचना की कमी के कारण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास आईसीटी के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ई गवर्नेंस का लाभ और उसके उद्देश्यों की पूर्ति समान रूप से नहीं हो पा रही है। एक यहाँ पे सीमा ये भी है, एक लिमिटेशन ये भी है कि अभी भी ई गवर्नेंस जो है वो पूरी तरह भारत में फैल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जो आईसीटी है वो भारत में, मतलब जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, उसकी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं। अभी जैसे कि हम 5G आ रहा है, तो अभी 5G को देखो, आप 5G को पूरी तरह सेटअप होने में भारत में अभी कई साल लग जाएंगे। हर इलाके में, हर शहर में पहुंचने में अभी कई साल लग जाएंगे। ठीक है, कई हजारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कई हजारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसी कारण से अभी इसमें इन्वेस्ट करते 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 अभी कई साल लग जाएंगे 5G को पूरी तरह देश में डेवलप होने में, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में। इसके अलावा कई कई सारे जो पहाड़ी इलाके हो गए, बहुत सारे जो वन से संबंधित जो इलाके हैं, वहाँ पे आप देख लो, आपको ऐसा नेटवर्क नहीं मिलेगा, एक मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। आज भी मेरे खुद के एरिया का नेटवर्क जो है वो इतना खराब हो जाता है कभी कभी, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि अभी जो हम देख रहे हैं जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से बेकार नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी एक लिमिटेशन है। अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है, बट हाँ बेकार नहीं कह सकते। फिर भी अभी बीते कुछ सालों में काफ़ी तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी के सॉरी, नेटवर्क के मामले में काफ़ी विस्तार हुआ है। लेकिन फिर भी जब आप कंपैरिजन करो ना दूसरे देशों से दोस्तों, तो कमी है अभी। सूचना तकनीकी की इस भाषा का माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी होता है और स्थानीय भाषाओं में उपलब्धता का अभाव होने के कारण इसका उपयोग भाषा के कारण नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अब सूचना तकनीक जो है ये, अब गूगल वगैरह आप सब देख लो, या सरकार जितने भी प्लेटफॉर्म पर अपनी इंफॉर्मेशन देती है वो मैक्सिमम इंग्लिश में होती है, या फिर हिंदी में भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। लेकिन आप खुद देखिए यार, कितने सारे जो लीडर्स हैं इंग्लिश में भाषण देते हैं। कभी कभी तो मुझे खुद डर लगने लगता है कि यार मुझे भी जल्द से जल्द पूरी तरह इंग्लिश बोलना सीखना है। तो ये काफ़ी एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट है कि अब भाई बहुत सारी जो जनसंख्या है उसको इंग्लिश इतनी अच्छे से समझ नहीं आती। स्पेशली अगर आप सरकारी लैंग्वेज देखो,
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस की लैंग्वेज देखो, अगर आप सरकारी दस्तावेजों को देखो, तो वहाँ पर जो इंग्लिश लिखी हुई है एक्चुअल में वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है। उसके अलग अलग संदर्भ होते हैं। अगर इंग्लिश, हाँ देखो, नॉर्मली है कि इंग्लिश आसान भाषा में अगर हम कहें तो स्टोरी वगैरह सबको समझ में आ सकती है, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ सकती है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उन्हीं में जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें हल्की हल्की इंग्लिश आती है वो समझ लेते हैं, इंग्लिश की स्टोरी वगैरह अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी सरकारी डॉक्यूमेंट की, तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। अगर आप नॉर्मली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो, अगर आपने इंग्लिश सीख भी ली है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि आप एक सरकारी डॉक्यूमेंट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। एक वकील होगा, वो आपको अच्छे से समझा देगा कि इसमें ये चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन आप नहीं समझा पाओगे। तो इसका कारण ये है कि जो स्थानीय भाषा है उसका अभाव है। यहाँ तक कि कई बार हिंदी में भी अगर लिख दिए जाते हैं सरकारी डॉक्यूमेंट, तब भी समझना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। तो इसलिए जो स्थानीय भाषा है उसका अभाव होने के कारण कई बार लोग योजनाओं को, कई चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल ट्रूथ है। और इंग्लिश स्पेशली, यहाँ पर इंग्लिश पर ध्यान देना जरूरी है कि इंग्लिश को काफ़ी वो कर दिया गया है, जिस कारण से प्रोमोट किया गया है, जिस कारण से हम उसमें पूरी तरह इंग्लिश को देखते हैं। तो ये एक कमी है, एक लिमिटेशन है। शासन और प्रशासन में आईसीटी का प्रयोग बढ़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस उससे संबंधित प्रक्रियाओं व कानूनों को पुनर्भाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। मतलब दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अब आईसीटी जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैंने भी कहा था ना कि आईसीटी को बढ़ाया जा रहा है, इतनी कमी नहीं है आईसीटी की, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी उससे संबंधित कानून बनाने हैं। जैसे कि अभी गूगल ने कई सारे नियम तोड़ दिए, लेकिन गूगल फिर भी अभी भरने को, मतलब जो जुर्माना लगाए गूगल के ऊपर, वो भरने को गूगल तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वही चीज़ें इंडिकेट की जा रही हैं, बताई जा रही हैं आपको कि यहाँ पर एक कमी ये है कि भारत के जो प्रशासन है उसमें हमें जो आईसीटी का जो एरिया है, जो टेक्नोलॉजी का एरिया है, उसके संबंधित नियम हमें बनाने आवश्यक हैं। उसको अच्छे से पुनर्भाषित करना है। जो नियम वगैरह हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, सोशल मीडिया वगैरह को आप ऐड कर लो इसमें, उनके लिए नियम वगैरह को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना अभी भी आवश्यक है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्रियान्वित हो सकें। इसके अलावा वर्तमान में भारत में अनेकों ई गवर्नेंस परियोजनाएं की जा रही हैं, लेकिन ई गवर्नेंस परियोजनाएं ना तो शासन को सरल और साधारण बना पाई हैं और ना ही शासन से लोगों को जोड़ पाई हैं। इसके लिए प्रशासनिक क्रियाओं के पुनर्निर्माण और संगठनात्मक संरचनाओं में सुधार करना पड़ेगा। प्रशासनिक संस्कृति और मनोदशा में परिवर्तन करना, प्रशासकों को प्रशिक्षित करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पुनर्व्याख्या करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से कई सारी परियोजनाएं भारतीय सरकार के द्वारा वर्तमान समय में चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी उसमें कई कमियां हैं जिनको सुधारना आवश्यक है। ठीक है। हाँ, आप पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि जो ई गवर्नेंस किया जा रहा है भारत में वो पूरी तरह बेकार है, लोगों तक उसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, पहुंच रहा है फायदा, लेकिन हाँ, अभी सुधार की आवश्यकता है। पूरी तरह अप टू द मार्क नहीं है, इसमें सुधार हो सकता है और होना भी चाहिए। इसके अलावा सूचना पारदर्शिता में ई गवर्नेंस के संदर्भ में दी जाने वाली अधिकांश सूचनाएं तथा अधिकार या तो भ्रामक होते हैं या संपूर्ण, संक्षिप्त, सरल व बोधगम्य नहीं होती। कहने का मतलब है जैसे कि अभी हमें सूचना का अधिकार प्राप्त है, लेकिन कई बार कई चीज़ों को, आप सूचना के अधिकार आपको प्राप्त है तब भी कई बार आपके अधिकार का उल्लंघन कर दिया जाता है। कई सारी जानकारियां लोगों को आज भी नहीं दी जाती हैं, तो ये गलत है। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से अगर हम बात करें तो कई बार पारदर्शिता में कमी देखी जाती है, तो इसमें सुधार होना आवश्यक है। ये कमी है भारतीय ई गवर्नेंस की। कानूनी मुद्दे में ई गवर्नेंस के अनुसार व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता का मुद्दा, बौद्धिक संपदा यानी कि जो दिमाग से संबंधित, जो आपने कुछ क्रिएट किया है, कुछ आपने क्रिएट किया तो वो आपकी बौद्धिक संपदा हो जाती है। जैसे कि मान लो आपने कोई नोट्स बना लिए हैं तो वो आपकी बौद्धिक संपदा है, आपने कोई बुक लिख दी है तो वो आपकी बौद्धिक संपदा है, आपने कोई फोटो खींची है वो आपकी बौद्धिक संपदा हो गई, आपने कोई पेंटिंग बनाई है वो होती है बौद्धिक संपदा। तो कॉपीराइट वगैरह का मुद्दा है, कोई बौद्धिक संपदा का मुद्दा है। वित्तीय हस्तांतरण यानी कि पैसे के लेन देन से संबंधित कोई मुद्दा है। आंकड़ों व सूचनाओं का सामान्यतः दुरुपयोग भी होता है।
मतलब ये दोस्तों कि कानूनी मुद्दे में मतलब यही है कि ई गवर्नेंस में हम देखते हैं कि कई सारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता वगैरह का, इन सब का कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है। तो जहाँ तक हमने कई सारी बातें समझ ली। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जो भी टॉपिक रह गए, वैसे तो ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है। एक भारत में जो पहल वगैरह की गई है प्रौद्योगिकी की संबंधित और डिजिटल से संबंधित हमें कुछ बातें करनी है। तो थर्ड लेक्चर में हमें जो भी टॉपिक हम हमारे बच गए हैं उस उन टॉपिक्स को हम थर्ड लेक्चर में काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड लेक्चर आपको काफ़ी समझ में आ गया है। इसका एक थर्ड लेक्चर है, आपको जल्दी मिल जाएगा। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को देख लें और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स आपको दिए गए वो सारे के सारे आप पढ़िए। तो सारे चैप्टर्स, सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो सभी चैप्टर लेक्चर्स को आप देखिए। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड लेक्चर आपको समझ में आ गया। थर्ड लेक्चर की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसको भी देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।